हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज है डे 27। तो 27वें दिन में आज हम करेंगे 3 टॉपिक कवर, जिसमें से पहला टॉपिक आप देख ही सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है पूर्वावलोकन सीरीज में। तो हमारा आज का टॉपिक का टारगेट है देसी रियासतें, और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और हम कवर करेंगे पाकिस्तान की मांग। तो 3 टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पूर्वावलोकन सीरीज में। तो 27वें दिन में आज ये कवर करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि 3 वीडियोज़ आपकी पूरे दिन में आती हैं। तो एक आती है सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, तो पॉलिटिकल साइंस या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से कोई भी आ जाती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही आए। और उसके बाद इवनिंग में आपकी आती है 4-5 बजे आपकी पॉलिटिकल साइंस की। तो इसमें भी कभी कभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटिकल में से कोई एक आ जाता है, लेकिन दोपहर का 12 बजे आपका फिक्स है कि क्रॉनिकल सीरीज ही आएगी। तो मंथली क्रॉनिकल करा रही हूँ मैं मई मंथ की, तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। तो मई मंथ का कंप्लीट होने के बाद में मैंने कम से कम 7-8 पार्ट, शायद 8 या 9 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं उसके। तो आप उसके बाद आप देख सकते हैं मैं करवा रही हूँ, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी वो भी मैगजीन। तो अब आपको क्या करना है, उसके बाद हम कराएंगे अप्रैल की। तो फटाफट से करंट भी करते चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में सारा टाइम नहीं बचा है और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको यूथ कंपटीशन की जो है ना, हमारा जो सॉल्व पेपर है वो मैं कराने वाली हूँ अब। तो अब मैं ज्योग्राफी करवाऊंगी, उसके साथ साथ मैं साइंस लेकर चलने वाली हूँ और हिंदी भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये खत्म होता है फटाफट, तो उसके बाद वो भी शुरू करते हैं, क्योंकि एक दिन में 3 वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है। तो क्योंकि अब कितना भी पढ़ सकते हैं हम, तो अब जल्दी जल्दी ये खत्म होगा, तो उसके बाद उसकी सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर मैं ऐसे करूँगी बीच बीच में थोड़ा इनको स्किप करके, है ना, कंप्लीट कराऊंगी। वैसे मेरा तो विचार यही है कि एक पूरा खत्म हो जाए सब्जेक्ट, उसके बाद ही मैं दूसरा शुरू करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देसी रियासतें। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टडी विद अनु में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, आपकी खुद की हेल्प हो सके और साथ में मेरी भी हेल्प हो सके। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और सफलता को प्राप्त करते रहिए। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो नोट्स स्टार्ट करते हैं, फिर पीवाईक्यू आराम से करेंगे, ठीक है। तो बटलर समिति का गठन, तो बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेस्ली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबाइली आक्रांताओं को भगाना शुरू किया। यथावत स्टैंड स्टिल समझौता 19 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए। तो अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में फटाफट से। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। तो पहला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो भाई बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है, ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसको क्या कहते हैं, इसको भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेस्ली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का ये तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वो स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहाँ उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। कब हुआ था? दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभयंबर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो भाई स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण कहाँ से आ गया? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये नेक्स्ट, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? तो भाई रजवाड़ों का विलय जो हुआ है वो 1947 में हुआ है। ठीक है, तो भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद सिर्फ 3 रजवाड़े थे। इनको छोड़कर बाकी सभी शामिल हो गए थे। ठीक है, 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, लेकिन राष्ट्रवादी नेतृत्व में विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ से अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं, जिनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। ठीक है, राज्यों का विलयीकरण किनके नेतृत्व में हुआ था? तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक, नेक्स्ट, तो यहाँ देख सकते हैं 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया और भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना प्रारंभ किया। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो ये रखी थी पंजाब ने। किसने रखी थी? पंजाब ने। ठीक है, सरदार पटेल के प्रयासों से इसके मंसूबों पर भी पानी फिर गया। ठीक है, पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। क्या कहा गया? पेप्सू। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। ठीक है, तो 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था और इस समझौते पर हस्ताक्षर राज्य के प्रधानमंत्री मीर लईक अली और डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर माउंटबेटन ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ से हमारा ये फिनिश होता है और अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे और दूसरा टॉपिक है हमारा आज का द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो ये डेट याद रखनी है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ, जब त्रिपुरी संकट था। इसलिए क्या, इसी वजह से ये सुभाष चंद्र बोस ने उस समय उसको लाभ का वो समझा था। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा कनेक्ट कर लो तो याद हो जाएगा। तो कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लिलितगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा ये भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन ये भी घोषित किया गया
कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटता लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। लिलित्को ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ में शुरू हुआ था, जो कि 1945 में समाप्त हुआ। तो ये डेट याद रखनी है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड के आक्रमण के साथ शुरू हुआ और 1945 में ये समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1940 से 1945 तक था। तो यहाँ पर हमारे ये नोट्स भी खत्म हो जाते हैं फटाफट से। अब हम कर लेते हैं इसके PYQ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को जो है हम वो सहयोग देंगे। ठीक, नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था? तो भाई नहीं, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। भाई दोनों ही गलत है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले और नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटता लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। तो इस प्रकार जो है ना, हमारा कथन और कारण दोनों ही जो है वो असत्य है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे S और R दोनों असत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कथन और कारण पढ़ लेते हैं। तो 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। तो हाँ, त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो ये भी बात सही है, नहीं स्वीकार किया। तो A और R दोनों सही हैं और R जो है वो सही व्याख्या कर रहा है A की। ठीक है, नेक्स्ट। तो लिलित्को ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। ठीक है, कांग्रेस ने वामपक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिकता, अशांति थी। तो भाई ये सभी के सभी गलत है। रीजन क्या था? तो लगभग 28 महीने के कार्यकाल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी पहले वाला टॉपिक पे कि 28 महीने का कार्यकाल था मंत्रिमंडल का। तो 28 महीने के कार्यकाल के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 1939 में क्या किया? त्यागपत्र दिया। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना ब्रिटेन सरकार ने भारत की युद्धग्रस्त घोषित करते हुए शामिल कर दिया था। ये कारण था, ना कि ये तीनों कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। स्टार्ट कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण शुरू किया था और 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में ये समाप्त हो गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कौन था। तो विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी फिनिश होता है और अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। तो तीसरा टॉपिक है हमारा पाकिस्तान की मांग। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर से वितरित अपने पैम्फलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर ये नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसन, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। तो ये याद रखना है, मुस्लिम लीग के सिर्फ 2 ही अधिवेशन हुए हैं, एक तो लाहौर अधिवेशन हुआ था और दूसरा अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ठीक है,
तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ 22 से 24 मार्च 1940 को। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराज सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ठीक है, तो अब इसका ये हमारा टॉपिक खत्म होता है और अब हम चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। तो भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भाई सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली और उनके मित्र ने। ठीक है, तो भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा ये होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो भाई ये प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, तो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, तो 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? तो इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। इसके बाद मेजर आक्सबी गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? तो इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था, हाँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी जब वो दिन आएगा। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। कथन: नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, व्यक्तित्व किया गया था। तो ये किया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो भाई सबसे पहले हमें सारे कथन पढ़ने होंगे। एक सेकेंड, पेंसिल। तो हम क्या करते हैं, सारे कथन पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला है, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। तो सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, तो भाई समर्थक तो थे, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करी, बिल्कुल करी।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दो तो सही हो गए हमारे। तीसरा है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं लिया था उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग, तो ये भी सही है। तो वे सदैव डायरी रखते थे, तो भाई नहीं, वो डायरी वायरी कुछ नहीं रखते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जिन्ना द्विराज सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खली खुजमा का काफ़ी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे और उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? तो ये लिखा है रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली, पूरा नाम है चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस समय। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 1940 में। ठीक है, तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार ये था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 में। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था खली खुजम्मा ने। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार करी? तो ये तैयार करी थी सिकंदर हयात खां ने। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। ठीक है, मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराज सिद्धांत को मान्यता दी गई। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो ये उन्होंने किया था लाहौर में। नेक्स्ट, वो कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो ये मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। तो 22-24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने।